नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग ALP CBT 2 के लिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को प्रैक्टिस सेट के थ्रू कवर कर रहे थे। और दोस्तों हमने आप सभी के लिए अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 अपलोड कर दिया है। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखेंगे। यदि दोस्तों आपको सच में आपको ALP CBT 2 के जो पार्ट 2 है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, उसको यदि आपको पास करना है ना, तो इस प्रैक्टिस सेट को आपको फॉलो करना होगा। यदि आप इस प्रैक्टिस को फॉलो कर लेते हैं ना, आपको निश्चित यकीन मानिए कि आपका 27 मार्क्स निश्चित आ जाएगा और आप इसे पास कर लेंगे। ठीक है, जिनको जानकारी है इसके बारे में, बहुत नॉलेज है, तो कोई बात नहीं है। जिनको नहीं है, जिसको डर लग रहा है कि प्रैक्टिस से हम कैसे पास कर पाएंगे दोस्तों, तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप मिस मत कीजिए, सभी प्रैक्टिस को देखिए दोस्तों। यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं रिवाइज के लिए, तो हमने इसका PDF आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर रखा है। आप तो टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को। और पहला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल कह रहा है कि जीवन रक्षक प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत आपूर्ति अनिवार्य होती है। तो दोस्तों जो जीवन रक्षक प्रणाली होती है, इसके जो आपूर्ति होती है वो कौन सा होता है, UPS होता है। ठीक है, UPS जो होती है ये आपूर्ति अनिवार्य होती है। दोस्तों आपके एग्जाम में UPS का फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो आप ध्यान रखेंगे UPS का फुल फॉर्म क्या होता है, अनरिप्टेबल। ठीक है, यूनी इंटरप्टेबल, TERRUPTIB, अनअपटेबल पावर सप्लाई। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा दोस्तों। ये क्या करता है ना, DC को क्या करता है, AC में चेंज करता है UPS। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न दोस्तों क्या रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी की इकाई क्या होती है, यानी कि इसका आप हिंदी में क्या बोलते हैं, विशिष्ट गुरुत्व। तो विशिष्ट गुरुत्व का जो इकाई होती है वो क्या होती है आपको बताना है। तो दोस्तों विशिष्ट गुरुत्व इकाई जो होती है ना, वो कोई भी इकाई इसका नहीं होता, यानी कि डायमेंशन लेस होता है। अगला प्रश्न है कि दो प्रत्यावर्ती परिमाण किस विधि से जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों दो प्रत्यावर्ती परिमाण जो होते हैं ना, वो सदिश विधि से जो है उसको जोड़े जा सकते हैं, आप तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। तो दोस्तों जो शुद्ध इंडक्टिव परिपथ है, इसका शक्ति गुणांक क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि 0 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि आवृत्ति के घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आवृत्ति घटने से परिपथ का जो इंडक्टिव प्रतिघात होगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, तो ये भी घट जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक BOT इकाई किसके तुल्य होती है। दोस्तों BOT मतलब क्या होता है कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसका दोस्तों मात्रा क्या होता है, ये 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है एक BOT। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, 1000 वाट घंटा। यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। क्या है कि यदि किसी ऊर्जा मापी का शक्ति 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा खपत दर्शाने में 3000 गुणन करती है, तो उसके एक चक्कर द्वारा दर्शाई गई ऊर्जा की खपत कितनी होगी। तो दोस्तों ये खपत कितनी हो जाएगी आपके पास, तो 20 वाट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि लेक्लांसे सेल में ऋण ध्रुव का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों यहाँ पे सेल और बैटरी से सवाल है। लेक्लांसे सेल में ऋण ध्रुव जो होता है दोस्तों, वो जो निगेटिव होता है उसका कार्य कौन करता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, यह है जस्ते की छड़ जो होती है, वो लेक्लांसे सेल में ऋण ध्रुव का काम करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि कौन सी धातु का प्रयोग प्रेरण मोटर के स्टेटर को बनाने के काम आती है। तो दोस्तों इसका कौन सा धातु है जो प्रेरण मोटर जो है ना, इसके स्टेटर कोर को बनाने में काम आता है। तो दोस्तों कौन सा होती है, सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन होती है। ऑप्शन सी हमारे प्रश्न का आंसर होगा, जो स्टेटर कोर को बनाने में काम आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि किस प्रकार की बेयरिंग प्रेरण मोटर में प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो प्रेरण मोटर में किस प्रकार की बेयरिंग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो बॉल बेयरिंग होता है इसी का इस्तेमाल होता है किसमें, तो प्रेरण मोटर में। अगला सवाल कह रहा है कि क्या होता है जब प्रेरण मोटर में वायु अंतराल की लंबाई कम हो जाती है। तो जब प्रेरण मोटर में वायु अंतराल की लंबाई जब कम हो जाती है, तब क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। तब होता है दोस्तों शक्ति गुणक में जो है सुधार होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारे प्रश्न का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ होती है। तो दोस्तों चुंबक की प्रबलता सबसे अधिक कहाँ पे होती है, तो ध्रुव पर होती है। जो चुंबक के पोल होते हैं ना, वहीं पे क्या होती है, चुंबक की सबसे अधिक प्रबलता
देखने को मिलती है। अगला सवाल कह रहा है यहाँ पे कि चुंबकीय फ्लक्स का सही मतलब क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि चुंबकीय फ्लक्स जो है इसका मतलब क्या होता है, वेबर होता है। ऑप्शन बी यहाँ डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, जब ये ऐसा ही मतलब क्या होता है ना, वेबर होते हैं। यदि सीजीएस मतलब से पूछा जाए कि सीजीएस मतलब क्या होता है, तो मैक्सवेल होता है। क्या होता है, मैक्सवेल होता है। आप लोग ध्यान रखेंगे, जो चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मतलब क्या होता है, मैक्सवेल होता है। और ऐसा ही मतलब क्या होता है, तो वेबर होता है। अगला सवाल है कि क्या होता है जब लेड एसिड बैटरी में पूर्णतः डिस्चार्ज हो जाए, यानी कि जब लेड बैटरी पूर्णतः डिस्चार्ज हो जाएगी तब क्या होगा, आपको ये बताना है। ठीक है दोस्तों, दोनों एनोड और कैथोड PbSO4 बन जाते हैं जब क्या होता है, पूर्ण डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो क्या होता है, दोनों जो है ना, एनोड और कैथोड क्या होते हैं, PbSO4 बन जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। कैसे कैसे पता लगाएंगे कि लेड एसिड बैटरी पूर्ण चार्ज हो गई है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि कोई भी लेड एसिड बैटरी जो है ना वो पूर्ण रूप से चार्ज हो गई है। तो उसका तरीका क्या है, तो उसका दोस्तों तरीका है कि वोल्टेज को नापेंगे, इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी को नापेंगे, और गैस निकल रही है ये भी देखेंगे। यानी कि सभी प्रकार से हम जान उपयुक्त में से सभी प्रकार से हम देखेंगे कि ये सभी चीज़ें उसमें दिखाई देंगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो लेड एसिड बैटरी होगी वो क्या है, पूर्ण रूप से चार्ज हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक लेड एसिड सेल का ऊर्जा घनत्व क्या होता है। दोस्तों, एक जो लेड एसिड सेल होता है ना, इसका ऊर्जा घनत्व क्या होता है आपको बताना है। इसका ऊर्जा घनत्व होता है 60 से लेकर के 110। ठीक है, यहाँ पे ये होता है प्रति लीटर, यहाँ पे आप बोल सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। निकेल आयरन सेल किस प्रकार की सेल होती है। जो निकेल आयरन सेल होती है दोस्तों, ये किस प्रकार की सेल होती है, ये गीला व द्वितीयक सेल होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि प्रायः सभी वैद्युतिक मापक यंत्र एसी के किस मान को दर्शाते हैं। तो एसी के जो मान दोस्तों वो आरएमएस मान को दर्शाते हैं। क्या होता है, आरएमएस मान को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोल्डर निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु होता है। दोस्तों मिश्रण होता है। तो सोल्डर आपको पता है कि सोल्डर जो होते हैं ना, आपके पास लेड और टीन का क्या होता है, मिश्र धातु होता है सोल्डर। ऑप्शन ए यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा, लेड और टीन का। अब प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस मान तथा औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं। तो प्रत्यावर्ती राशि के जो आरएमएस मान होता है और जो औसत मान होता है ना, इसके रेशियो को क्या कहते हैं। दोस्तों आपको ध्यान रखेंगे, इसके रेशियो को बोलते हैं फॉर्म फैक्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं, फॉर्म फैक्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान पर पहुंचती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैगिंग राशि कहते हैं। क्या बोलते हैं, लैग कहते हैं, लैगिंग राशि कहते हैं। हिस्टेरिसिस ह्रास लॉस सबसे कम निर्भर करता है पर किस पे कम निर्भर करता है दोस्तों। तो हिस्टेरिसिस लॉस जो होती है ना, सबसे कम निर्भर करती है किस पे, एम्बियंट तापमान पर जो है ना, वो सबसे कम निर्भर करती है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हमारा होगा। जब लोड सेकेंडरी वाइंडिंग में जोड़ा जाता है, ट्रांसफार्मर में जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है। जब लोड सेकेंडरी वाइंडिंग में जोड़ा जाता है, ट्रांसफार्मर में जीरो वोल्टेज रेगुलेशन होता है। ठीक है, तो क्या होता है, लोड यहाँ पे नहीं होता है। निम्न में से कौन सा परिपथ क्लास ए बी ऑडियो पावर एम्पलीफायर के लिए उपयुक्त होती है। दोस्तों, जो क्लास ए बी ऑडियो पावर एम्पलीफायर के लिए उपयुक्त होती है परिपथ क्लास ए बी वाला, वो कौन सा होता है। तो आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, वो कहता है पुश पुल होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे कि एक आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है। दोस्तों, एक आदर्श जो आमीटर होता है ना, इसका प्रतिरोध क्या होता है, इसका प्रतिरोध शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है कि डीसी जनरेटर के फील्ड पोल्स बने होते हैं। जो डीसी जनरेटर होते हैं ना, इसके जो फील्ड पोल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, आप लोग ध्यान रखेंगे, कास्ट स्टील के बने होते हैं। किसके, कास्ट स्टील के बना होता है। आर्मेचर में स्लॉट क्यों कटे होते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा आर्मेचर में जो स्लॉट होते हैं ना, वो कटे होते हैं। तो क्यों कटे होते हैं दोस्तों, आप बताएंगे। आर्मेचर कॉइल स्थापित करने के लिए दोस्तों जो है ना, आर्मेचर में स्लॉट को जो है काट दिए जाते हैं। परावैद्युत सामर्थ्य के लिए सही कौन सा है। परावैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं दोस्तों। तो यह किलो वोल्ट प्रति एमएम में मापी जाती है। बिल्कुल सही दे रखा है। किसी अचालक पदार्थ के लिए वोल्टेज को सहन करने की सामर्थ्य होती है, ये भी सही दे रखा है। यानी कि सभी कथन यहाँ पे सही दे रखे हैं, और ए और बी दोनों सत्य यहाँ पे है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी धातु की तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि उसका तापमान बढ़ जाए। यानी कि धातु की तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि उसका तापमान या टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो उसके रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, आपको बताना है। आप ध्यान रखेंगे, उसका प्रतिरोध जो है ना, वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। यदि आप धातु के तार का प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो उसका तापमान भी क्या होगा, तो
यदि तापमान बढ़ाएंगे ना तो प्रतिरोध भी क्या होगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। कॉन्गिंग को किस दूसरे नाम से जानते हैं दोस्तों? कॉन्गिंग जो है ना, इसको किस दूसरे नाम से जानते हैं? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो कॉन्गिंग होता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं टीथ लॉकिंग कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एंड और नोट आदि डिजिटल ऑपरेशन में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो एंड और नोट आदि डिजिटल ऑपरेशन में प्रयुक्त किए जाते हैं, किसके रूप में किए जाते हैं दोस्तों? ये स्विच के रूप में किए जाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हमारा हो जाएगा आंसर। निर्वात सर्किट ब्रेकर में हवा का दबाव पारे के दबाव का कितना mm रखा जाता है? तो निर्वात सर्किट ब्रेकर में जो हवा का दबाव होता है वो पारे के दबाव का दोस्तों ये 10⁻³ mm रखा जाता है। सर्किट ब्रेकर किसी विद्युत वितरण परिपथ को किस अवस्था में तोड़ने और जोड़ने का काम करता है? तो दोस्तों ये समान तथा असमान अवस्था में तोड़ने और जोड़ने का काम करता है। निम्न में से किस फाइल का प्रयोग करके कार्यखंड का फाइनल साइज तैयार किया जाता है? दोस्तों जो डेड स्मूथ फाइल है ना, इसका प्रयोग करके कार्यखंड का फाइनल साइज तैयार किया जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। किस प्रकार की युक्ति सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रयोग की जाती है? तो दोस्तों शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, वो किस प्रकार की युक्ति का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो चुंबकीय एवं उसमें जो होती है सर्किट का इस्तेमाल करते हैं ट्रिपिंग के लिए। अगला सवाल है कि एक पुल एडर की आउटपुट में यदि सम एस बराबर एस तथा कैरी बराबर सी है तब क्या होगा? तब दोस्तों क्या हो जाएगा? तब हो जाएगा सी बराबर 1 यदि 2 या 2 से अधिक इनपुट 1 हो। ठीक है। एलईडी के से प्रकाश प्राप्त होने के कारण है, एलईडी से प्रकाश प्राप्त होते हैं उसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण हो सकता है आवेशों यानी कि चार्जों का पुनर्संयोजन यानी कि रिकम्बिनेशन। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कितनी ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर बस बार को स्थापित नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, जो 2.75 मीटर की से अधिक ऊंचाई पर जो है ना बस बार को स्थापित नहीं करना चाहिए। किस आवृत्ति पर हमारे देश में विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, जो 50 हर्ट्ज की आवृत्ति होती है ना, इसी पे क्या होते हैं हमारे देश में विद्युत शक्ति का उत्पादन होता है। किस गति पर 3 फेज प्रेरण मोटर का रोटर सदैव चलता है? तो दोस्तों जो हमारे पास तुल्यकालिक गति है, इस तुल्यकालिक गति से कम गति पर 3 फेज प्रेरण मोटर का रोटर जो है ना सदैव चलता है। ईसीएल का अर्थ क्या होता है, यानी कि ईसीएल का फुल फॉर्म दोस्तों आपको पूछा जा रहा है कि ईसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ईसीएल का फुल फॉर्म होता है इमीटर कपल लॉजिक, यानी कि एमीटर कपल लॉजिक जो है ना ईसीएल का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन बी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बाइट में कितने बीट होते हैं? दोस्तों एक बाइट में जो बीट होते हैं ना वो कितने होते हैं? 8 बीट होते हैं। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? 8 बीट होते हैं। ठीक है, और 4 बीट्स बराबर क्या होता है? 4 बीट्स बराबर दोस्तों एक निब्बल होता है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और 224 बाइट्स बराबर क्या होगा दोस्तों? 224 बाइट्स बराबर क्या होगा? तो 1 KB हो जाएगा, इसे भी ध्यान रखिएगा। कट ऑफ क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों? कट ऑफ क्षेत्र में दोस्तों क्या होता है आपको यहाँ पर बताना है। तो कट ऑफ क्षेत्र में होता है दोनों जंक्शन रिवर्स बायस्ड होते हैं। ठीक है, कट ऑफ क्षेत्र में क्या होते हैं? दोनों जंक्शन जो होते हैं रिवर्स बायस्ड होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। जीनर डायोड में क्या होता है दोस्तों? तो जीनर डायोड जो है ना, इसमें क्या होता है? दोनों पी तथा एन क्षेत्र हैवीली डॉप्ड होते हैं जीनर डायोड में। किसी स्टार्टर द्वारा 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है। तो किस स्टार्टर द्वारा जो 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को स्टार्ट किया जाता है? आप लोग ध्यान रखेंगे, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर द्वारा जो है ना 3 फेज स्लिप रिंग के इंडक्शन को मोटर को स्टार्ट किया जाता है। मानव आँख कितना तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के लिए अधिक संवेदनशील होती है? तो दोस्तों जो 55 एंगस्ट्रॉम है ना, इसके लिए क्या होती है? मानव आँख जो होती है वो क्या होती है? अधिक संवेदनशील यहाँ पे होती है। अगला सवाल कह रहा है कि क्या होता है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है? दोस्तों क्या होता है जब बैटरी डिस्चार्ज होती है? तो सेल की वोल्टेज क्या होती है? यहाँ पे घट जाती है। जर्मेनियम का लीकेज करंट कितना होता है? दोस्तों जो जर्मेनियम है इसका लीकेज करंट आपसे पूछा जा रहा है, इसका लीकेज करंट कितना होता है? तो 5 एम्पियर के यहाँ पे माइक्रो एम्पियर यहाँ पर होता है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि एक हाफ वेव रेक्टिफाइड सिन्यूसोइडल तरंग की पीक वोल्टेज 10 वोल्ट है, इसकी मूल आवृत्ति फंडामेंटल के कंपोनेंट्स के एवरेज तथा आरएमएस मान क्या होंगे? तो दोस्तों आपको ध्यान रखेंगे, ये क्या होते हैं आपके पास? ये हो जाएगा ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। जर्मेनियम में फॉरबिडन एनर्जी गैप का मान कितना होता है? दोस्तों जर्मेनियम जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ना, इसका मान क्या होता है दोस्तों? आपको ध्यान रखेंगे, इसका मान होता है 0.7 EV होता है। ठीक है,
रिवर्स बायस के डायोड का प्रतिरोध व्यवहार क्या होता है? तो रिवर्स बायस के डायोड का प्रतिरोध प्रभाव होता है ना, वो दोस्तों क्या होता है, बहुत उच्च होता है। रेतीले अथवा पर्वतीय क्षेत्रों में प्रयोग होने वाला ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। यानी कि रेतीले अथवा जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हम ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर आपको बताना दोस्तों, आप ध्यान रखेंगे। वो वहाँ पर होते हैं स्टार इंटरस्टार या डेल्टा इंटरस्टार संयोजन का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ट्रांसफार्मर जो शून्य लोड पर प्रचालित है के प्राइमरी वाइंडिंग द्वारा लिया गया करंट कैसा होगा? तो दोस्तों कैसा हो जाएगा, दोनों धाराओं का सदृश्य जोड़ हो जाएगा। गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में तब्दील करने के लिए जोड़ते हैं, तो किस क्रम में जोड़ते हैं? तो श्रेणी में उच्च प्रतिरोध में जोड़ते हैं। सर्वप्रथम बनाया गया सेल कौन था? सर्वप्रथम बनाया गया सेल दोस्तों कौन सा? वोल्टेइक सेल सबसे पहले बनाया गया था। थ्री फेज के लिए कितना वोल्टेज रखा जाता है? तो दोस्तों जो थ्री फेज होती है ना, इसके लिए कितना वोल्टेज रखते हैं हम लोग? 400 वोल्ट यहाँ पे रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन वायरिंग कनेक्शन अधिक सस्ती होती है? आप लोग ध्यान रखेंगे, जो सबसे सस्ती वायरिंग कंडीशन होती है ना, वो ट्री सिस्टम वाली जो होती है वो क्या होती है, सबसे सस्ती यहाँ पे होती है आपके पास कनेक्शन। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक समय तक चलती है? दोस्तों जो कैसिंग कैपिंग वायरिंग होती है ना, वो सबसे अधिक समय तक चलती है। कैसिंग कैपिंग वायरिंग सबसे अधिक समय तक चलती है। लोड परिवर्तन का प्रभाव किस क्षति पर नहीं पड़ेगा? दोस्तों जो लोड परिवर्तन है ना, इसका प्रभाव किस क्षति पर नहीं पड़ेगा? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो भंवर धारा क्षति और हिस्टैरिसीस क्षति, इन दोनों पर जो है इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या होगा अगर किसी पृथक उत्तेजित डीसी मोटर के सप्लाई टर्मिनल्स को आपस में बदल दिया जाएगा? तो दोस्तों मोटर की घूर्णन दिशा क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्या कारण है कि संचरण लाइनों में दो खंभों के मध्य चालक कैटेनरी के रूप में झूल जाता है? तो क्या कारण दोस्तों इसका? सैग होता है, सैग इसका कारण होता है। निम्न में से कौन सा पदार्थ बस बार के लिए उपयुक्त होती है? तो दोस्तों जो कॉपर होता है ना, यही पदार्थ क्या होते हैं, बस बार के लिए उपयुक्त होते हैं। दी गई आकृति में प्रदर्शित प्रतीक क्या होता है? प्रतीक दोस्तों क्या होता है? एम मतलब क्या होता है? मोटर होता है। तो इतना आप समझ पा रहे होंगे, ये क्या है, डीसी मोटर है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जो हमारा हो जाएगा। कहाँ पर संधारित्र जोड़ा जाए ताकि एक फेज मोटर सिंगल फेज मोटर स्टार्टिंग टॉर्क सुधारा जाए? ठीक है, तो दोस्तों जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ श्रेणी में जोड़ा जाए ताकि सिंगल फेज मोटर स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो सुधारा जा सके। किस मोटर में उच्च गति तथा उच्च स्टार्टिंग टॉर्क होता है? तो दोस्तों किस प्रकार के मोटर में होता है? तो ये होता है आपके पास, तो यूनिवर्सल मोटर में क्या होते हैं, तो उच्च गति तथा उच्च स्टार्टिंग टॉर्क यहाँ पे होता है। किस प्रकार की धारा पर सिंगल फेज यूनिवर्सल मोटर को परिचालित कर सकते हैं? तो दोस्तों एसी तथा डीसी पर दोनों पर क्या कर सकते हैं हम लोग? यूनिवर्सल सिंगल फेज यूनिवर्सल मोटर को स्थापित कर सकते हैं, परिचालित कर सकते हैं। निम्न में से किसमें कम्यूटेटर नहीं होता है? आप लोग ध्यान रखिएगा, जो कम्यूटेटर नहीं होता है, प्रेरण मोटर में क्या होता है, कम्यूटेटर नहीं होता है। आरोपित विद्युत वाहक बल तथा डीसी मोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल की आपस में प्रतिक्रिया क्या होती है? इसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं विरोध करने वाला होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। किस लाभ के कारण तुल्यकालिक मोटर औद्योगिक कार्यों में उपयोगी होती है? तो दोस्तों ये क्या होते हैं आपके पास, यह अग्रगामी तथा पश्चिमगामी दोनों शक्ति गुणांक पर चलती है। अगला है कि यह आवश्यक पड़ने पर शक्ति गुणक का इकाई किया जा सकता है, ये भी सही है। यदि सप्लाई आवृत्ति स्थिर हो तो मोटर सभी भार पर स्थिर गति से चलती है, ये भी सही है। यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। किस टॉर्क पर मोटर तुल्यकालन में रहती है? तो किस टॉर्क पर जो है ना मोटर वो तुल्यकालन में रहती है, तो वो टॉर्क कौन सा होता है? तो पुल आउट वाला घूर्ण होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। डेनियल सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? दोस्तों डेनियल सेल में जो प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कॉपर सल्फेट होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हमारा हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट का आपेक्षिक घनत्व क्या होगा जब बैटरी डिस्चार्ज हो? तो दोस्तों क्या हो जाएगा? 1.14 हो जाएगा। बैटरी के प्लेट का रंग कैसा होगा जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सफ़ेद हो जाएगा। कैसा होगा? सफ़ेद हो जाएगा। मीटर जो विद्युत धारा मापता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑमीटर कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न हमारा होगा कि चालक की लंबाई बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि चालक की लंबाई यदि बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आंसर आप लोग देंगे कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों को पता है इसका आंसर। बहुत कम लोग हुए हैं जो इसका आंसर देते हैं। बाकी दोस्तों जो आंसर देते हैं ना वो बहुत ज़्यादा सीरियस है अपने पढ़ाई के प्रति, अपने सिलेक्शन के प्रति, उनका सिलेक्शन होने जा रहा है। बाकी जो जवाब नहीं देते हैं, वीडियो को देख लेते हैं, तो उनको लगता है इसका जवाब उनको पता नहीं होगा। बाकी तो होगा भी नहीं होगा पता नहीं, लेकिन आप लोग को हम रिक्वेस्ट करते हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए।
दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको सब बहुत हेल्पफुल लगा होगा। दोस्तों यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।